हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है और यहाँ तक कि बहुत तेज़ी से बदल रही है और जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदल रही है कि आने वाला समय जो है वो पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जिस तरीके से सिनारियो बदल रहे हैं और लगातार बदल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान न्यू बैटल ग्राउंड ऑफ सुपर पावर्स होगा, न्यू बैटल ग्राउंड ऑफ सुपर पावर्स होगा। यहां ये चीज समझने वाली है कि यहां पर क्या इंडिया एक नया बैटल, क्या पाकिस्तान सुपर पावर्स का एक नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, या फिर यूं किसी टाइम पर जो ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान चलती थी, किसी टाइम पर ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान चलती थी, जो पिछले जो है ऑफ अफगानिस्तान चलती थी, जो अप्रॉक्सीमेट 1830s में शुरू हुई थी और वो अप्रॉक्सीमेट 2020 के आसपास तक, जब से तालिबान से बातचीत अमेरिका ने शुरू करी, तब तक 150 ईयर्स या अप्रॉक्सीमेट 250 ईयर्स तक ये गेम चली है, या 190 ईयर्स आप लगा सकते हैं। 190 ईयर्स तक, मैं एक्चुअली थोड़ा यार देखो मैथ्स में समस्या रहेगी, 190 ईयर्स तक ये गेम चली, जिसे आपने कहा ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान। अब ये जो ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान है, क्या ये ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान अब शिफ्ट होगी ग्रेट गेम ऑफ पाकिस्तान के नाम पर? तो असलियत में ये ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान क्या थी और अब ये ग्रेट गेम ऑफ पाकिस्तान क्या है, और किस तरीके से दुनिया जो है वो दो खेमों में बंटती जा रही है, और किस तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो टोटली, जिसे कहते हैं कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ में मेरा मजाक उड़ाते हैं कि सर क्या आप हर बात में वर्ल्ड वॉर करवा देते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मेरा काम है जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको समझना और हिस्ट्री से उन्हें कंपेयर करना कि किस तरीके से पहले सुपर पावर्स जो थी वो लड़ रही थी और उसके बाद अब जो सुपर पावर्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं। मैं अगर आपसे शुरुआत में देखूं तो दुनिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एम्पायर बनाने वाला यूनाइटेड किंगडम था और उसके बाद जर्मनी था। अगर आप नॉर्मली देखें, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस एक दूसरे से सीधा लड़ने की जगह वो बैटल ग्राउंड्स अपने देशों से बाहर चूज करते थे। जैसे इंडिया में लड़ लिए, कनाडा में लड़ लिए, उसके बाद वियतनाम, फिलीपींस के अंदर लड़ लिए, अफ्रीका के अंदर लड़ लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम इनका पावर टसल चला वो यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच में चला। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच में चला। जब ये ग्रेट गेम यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच में चला तो वो वर्ल्ड वॉर 1 चला। अब अगर आप लोग यहां वर्ल्ड वॉर 1 में देखते हैं तो ये दोनों आपस में सीधे आमने सामने लड़ने की जगह दोनों जो हैं वो इकोनॉमिक पावर थी। यहां पर जर्मनी भी इकोनॉमिक पावर बन चुका था और ब्रिटेन भी इकोनॉमिक पावर था। दोनों मिलिट्री पावर बन चुकी थी। दोनों के पास मिलिट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत पैसा और ताकत थी। जब ये दोनों वर्ल्ड वॉर 1 में आपस में लड़ रहे थे तो वहां उससे पहले कभी इन्होंने मोरक्को क्राइसिस देखा, कभी बोअर वॉर देखा, मोरक्को क्राइसिस देखा, उसके बाद स्पेन क्राइसिस देखा। और जब सब जगह पे क्राइसिस वगैरह देख लिए, चेक कर लिए, और जर्मनी और ब्रिटेन, हाँ यहां पर ईस्टर्न क्वेश्चन के नाम पर पूर्वी समस्या, किसी दिन बताऊंगा ये ईस्टर्न क्वेश्चन क्या था। ईस्टर्न क्वेश्चन यानी पूर्वी समस्या के नाम पर
अलग अलग जगह पर जर्मनी और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम आमने सामने थे, और ये सारे देशों के अंदर दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो रहे थे। उसके बाद जो नई सुपर पावर्स निकल कर आती हैं वो यूएसएसआर निकल कर आई, एक तरफ जो कम्युनिस्ट रेजीम थी, और दूसरी तरफ दोस्तों यूएसए एंड इट्स अलाइज निकल कर आए जो कि कैपिटलिस्ट थे यानी पूंजीवादी थे। अगर आप इन दोनों को देखते हैं कि एक तरफ कम्युनिस्ट हैं दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट हैं, तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई लड़ने की जगह आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट को बैटल ग्राउंड चुना। सीरिया और इराक जो हैं, यहां तक कि इजिप्ट भी अमेरिका वो यूएसएसआर के पक्ष में था, और बाकी सऊदी अरेबिया, यमन और दूसरे देश जो थे वो अमेरिका के पावर में थे या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में थे। ईरान पहले अमेरिका के फेवर में, बाद में यूएसएसआर के फेवर में। अफगानिस्तान यूएसएसआर और अमेरिका 10 साल खूब लड़े। इसी तरीके से अगर आप देखें 1950s में सबसे पहली शुरुआत कोरियन पेनिनसुला में हुई, जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, और इस कोरियन वॉर यानी कोरियन युद्ध में एक तरफ अमेरिका था दूसरी तरफ यूएसएसआर था। पूरा कोरिया का देश ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। वियतनाम के अंदर ये दोनों देश आपस में लड़े, और वियतनाम के अंदर ये लड़ाई लगभग 25 साल तक चली। पहले फ्रांस लड़ा, फिर अमेरिका लड़ा, 25 इयर्स बैटल ग्राउंड चला। अफगानिस्तान बता चुका हूं, मिडिल ईस्ट बता चुका हूं, ये ईस्टर्न यूरोप बता चुका हूं। ईस्टर्न यूरोप यानी पूर्वी यूरोप को मैं आपको बता चुका हूं। और इस तरीके से हां, जर्मनी और रशिया जब लड़े तो बड़ी पावर्स पोलैंड के अंदर लड़े। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, जब जब दो या दो से ज्यादा बड़ी पावर्स, खासकर मेन दो ही पावर्स होती हैं, वो दो पावर्स जब एक दूसरे से टकराने वाली सिचुएशन में आती हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट उनका होना होता है, लड़ाई उनकी होनी होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लोग बैटल ग्राउंड चूज करते हैं। अब जब वो बैटल ग्राउंड चूज करते हैं तो उस बैटल ग्राउंड में वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। सीधे सीधे भी आ जाएंगे वो बाद में। पहले प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आकर वॉर करते हैं। वो लोग प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आके लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आके लड़ाई लड़ते हैं, मतलब पीछे से लड़ते हैं, बाद में आमने सामने आते हैं। अब सवाल यह है, ये बैटल ग्राउंड चूज कैसे होता है? नॉर्मली जितने भी देश देखोगे उसमें वो सारे के सारे देश या तो रिसोर्सफुल होंगे। रिसोर्सफुल के मतलब उसके अंदर संपत्ति या संपदा बहुत होगी। दूसरा, या फिर वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर होंगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर होंगे। जैसे अगर आप मिडल ईस्ट को देखोगे, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लीबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिसोर्सफुल हैं। अगर आप इजिप्ट को देखोगे तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, यानी सुएज नहर। अफगानिस्तान को देखोगे तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। कश्मीर एक बैटल ग्राउंड है, वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। समझे? तो जहां जहां स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी वहां वहां बैटल ग्राउंड बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा, मल्टीपल सेक्शंस इन द मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर इन दैट कंट्री। मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर या मल्टीपल पावर सेंटर्स, उस पर्टिकुलर देश में बहुत सारे सत्ता के केंद्र होते हैं।
अगर अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान में इतने सारे कबीलाई लोग थे, इतने सारे कबीलाई लोग थे कि उनको बांटना बहुत आसान था। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ओनली वन सिंगल पावर। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में कि अगर कांग्रेस ने 50 साल या 70 साल में से 50-60 साल राज किया तो उस 50 साल में खासकर 1990 तक हिंदुस्तान आजाद होने के लगभग 40-45 साल के बीच में कांग्रेस ने कैसा भी रूल किया, लेकिन सारी पावर सेंटर सिर्फ कांग्रेस के पास थी, जिस वजह से पूरे देश का कमोबेश कांग्रेस पर भरोसा था। और यही रीजन था कि एक वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ और अलग अलग सेक्शंस को आपस में लड़वाने वाली जो ताकतें थी वो ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई, और कैसे ना कैसे करके कांग्रेस ने उसे मैनेज किया। उसके बाद देश मैच्योरिटी के रूप में उभरा और तब तक फिर दुनिया के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। और खास बात देखो, कांग्रेस का रूल गिरा है 1990 में, 1990 में कांग्रेस का रूल गिरा है, और 1990 के अंदर ही अगर आप देखोगे अदर पावर सेंटर कोलैप्स्ड, अदर सुपर पावर कोलैप्स्ड। ये जो दूसरी सुपर पावर है ये कोलैप्स कर गई, वरना आप देखेंगे इंडिया के ऊपर भी नजर थी। खालिस्तान मूवमेंट खूब चला, हिंदी मूवमेंट खूब चला और तमिल मूवमेंट खूब चला, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट से तो चले। नॉर्थ ईस्ट आज तक सुलगता हुआ नजर आ रहा है उल्फा वगैरह के नाम पर। ये सारे पावर सेंटर्स बनाने की कोशिश की गई बाहर की शक्तियों के द्वारा, लेकिन भारत में, इंडिया में एक सेंट्रल पावर बहुत मजबूत थी जो बाकी सबको दबाए रखती थी। चाहे गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी भेजकर उसको यूनाइट करने का मामला हुआ, चाहे कोई भी मामला हुआ, इंडियन गवर्नमेंट वॉज स्ट्रांग एनफ, इंडियन गवर्नमेंट ताकतवर थी, इसलिए उसने सबको बांधे रखा। इंडिया में स्टेबल पॉलिटिक्स थी, पाकिस्तान के अंदर भी उस टाइम पर स्टेबल पॉलिटिक्स थी, लेकिन बाकी जितने भी देश देखोगे किसी में स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं थी। हमेशा पूरा देश दो या दो से ज्यादा पावर सेंटर्स में बटा रहा। जैसे कोरिया के अंदर पावर सेंटर्स अलग अलग थे और बहुत सारे पावर सेंटर्स थे, मेनली दो, एक कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे कैपिटलिस्ट। वियतनाम में भी दो पावर सेंटर्स थे, एक अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। यही अगर अफगानिस्तान में देखेंगे तो अफगानिस्तान का भी यही हाल है, वहां पर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे। यही काम अगर इस मिडल ईस्ट में देखेंगे तो अलग अलग देश अलग अलग समूहों के साथ खूब लड़ रहे होते हैं। यहां पर बड़ी पावर्स को आके अपनी फिशिंग करने का, अपने बीज बोने का, या अपने जिसे कहते हैं कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना बांटने, डिवाइड एंड रूल का मौका मिल जाता है, अपनी राजनीति का मौका मिल जाता है। अब अगर राजनीति का मौका मिलता है तो ये अपने आप में बैटल ग्राउंड बन जाता है, ये अपने आप में एरिया बैटल ग्राउंड बन जाता है। यही रीजन था अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड बना, क्योंकि पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं थी। ईरान बैटल ग्राउंड आज तक नहीं बना, कारण यह है ईरान के पीछे ईरान की जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको आज तक अमेरिका हिला नहीं पाया, और अमेरिका ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी ईरान को झुका नहीं पाया। सरकार मजबूत है, सरकार मजबूत है, दूसरे किसी पावर सेंटर को उठने ही नहीं देती। नतीजा क्या, अमेरिका ने खूब दुश्मनी कर ली ईरान से, लेकिन ईरान यूनाइटेड है, किसी दूसरे पावर सेंटर को खड़ा ही नहीं होने दे रहा। नतीजा साफ है, ईरान ताकतवर हो रहा है। यहां सीरिया इराक को देखोगे बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, अफगानिस्तान को देखोगे बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। यानी अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि कहीं ना कहीं अलग अलग पावर सेंटर्स जो हैं अगर हो तो अनस्टेबल पॉलिटिक्स होती है, और अनस्टेबल पॉलिटिक्स होने की वजह से वो अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब दो अलग अलग ग्रुप्स को एक ही कंट्री के लोग सपोर्ट करना शुरू कर दें तो कंट्री डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और वहां पर फिशिंग करने का मौका मिल जाता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इस टाइम पर दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फंसा हुआ कोई देश है जो बर्बादी की तरफ सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो दो पावर सेंटर्स के अंदर बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ यहां पर अमेरिका खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ चाइना खड़ा हुआ है।
पाकिस्तान ने लगभग 60 साल तक अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। अफगान वॉर फर्स्ट वाला था, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सेकंड वाला था, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाइना और अमेरिका की दोस्ती करवाने में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी देश का था वो तो पाकिस्तान था। चाइना और अमेरिका के बीच में दोस्ती करवाने के लिए जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान एक ऐसा देश रहा है जो चाइना और अमेरिका के बीच में, उसकी चाइना के साथ दोस्ती इंडिया से दुश्मनी के नाम पर हमेशा पक्की रही है, और अमेरिका के साथ दोस्ती पैसा देने के नाम पर पक्की रही है। और अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब है कि उसके अलाइज की दोस्ती भी मिलता जाना, उसके जितने भी अलाइज हैं उनकी दोस्ती भी हासिल हो जाना, और अरब कंट्रीज जो हैं उनकी दोस्ती भी हासिल हो जाना। और पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि असलियत में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसी पाकिस्तान को अगर गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाएगा, गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया टू अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। टू अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में एक गेटवे का काम कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। समझे? तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और पाकिस्तान उस चीज का फायदा उठाता है, और यहां तक कि इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एक तरीके का ऑब्सेशन है। अब यहां अगर आप देखें तो पाकिस्तान की एक खास बात और है, मल्टी एथनिक हैं, मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, और इस मल्टी एथनिक ग्रुप्स के अंदर कहीं पंजाबी हैं, कहीं पश्तून हैं, कहीं बलूच हैं, कहीं सिंधी हैं, और उसके बाद रिलीजियस और ना जाने कौन कौन सी अलग अलग इनके सेक्शंस हैं। और इस मल्टी एथनिसिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नतीजा उसका क्या है? इन डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा क्या होगा? इन डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब यह है कि शिया और सुन्नी आपस में इतना लड़ते हैं कि सुन्नी शियाओं को कहते हैं कि शिया शिया काफिर शिया, या काफिर काफिर शिया काफिर, और शियाओं को वाजिबुल कत्ल कहा जाता है। अहमदियाओं का मामला आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद बलोच मसैकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पश्तून मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिंध मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा। इतने सारे सेक्शंस हैं, और साथ में पाकिस्तान के अंदर मल्टी स्टेट एक्टर्स हैं, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज भी समझा देते हैं। अगर पावर सेंटर्स का नाम लें तो सबसे पहले एक गवर्नमेंट आ जाती है जो कि इलेक्टेड है, और मजे की बात यह है यही सबसे कमजोर पावर सेंटर है। अगर गवर्नमेंट का अगला हिस्सा देखें तो यहां पर आर्मी खड़ी होती है जो कि बैक स्टेट एक्टर है, यानी आर्मी अगर पूरे देश की 27% जीडीपी को कंट्रोल करती है, और उसका एक बिग पार्ट ऑफ बजट जो है वो आर्मी को मिलता है, और मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये तो म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी तक सारी की सारी पॉलिसीज को डिस्कस या डिसाइड करने का काम जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती, आर्मी करती है। तो आर्मी अपने आप में एक पावर सेंटर है, टेकन बाय आर्मी। उसके बाद एक रिलीजियस एलिमेंट्स हैं जो असलियत में पाकिस्तान को हमेशा बरगलाए या पाकिस्तान की आर्मी ने खड़े कर रखे हैं। समझे? ये रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं
ये कहीं ना कहीं जैसे मौलाना फजल उर रहमान, इसके बाद वो क्या नाम है मौलाना साद जो थे। मौलाना साद तो एक तो वो तबलीगी जमात इंडिया में थे, एक मौलाना साद पाकिस्तान में भी थे जो तहरीक ए लबैक के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले तक तांडव मचाया था लाहौर और कराची की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर। अब ये जो लोग हैं ये असलियत में अपने आप में वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स हैं। और ये इतने तगड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं कि सरकार को और आर्मी को आए दिन इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। और रही सही कसर इस मल्टी पावर सेंटर्स में एक रेडिकल एलिमेंट्स भी हैं, रेडिकल या फिर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स भी हैं, नेशनलिस्ट एलिमेंट्स भी हैं, जो कि एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं जिहाद और न जाने ऐसे कितने संगठन जैसे लश्कर तैयबा वगैरह, हाफिज सईद, मुल्ला उमर वगैरह सारे यहीं पर हैं। तो शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स या इतने सारे जो कंडीशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, जो कि बाहर की पावर्स को इसके अंदर इंटरफियर करके उसको अलग अलग डायरेक्शंस में ड्रैग करने की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। यहीं पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इसको आज के दिन इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और यह पाकिस्तान की शुरू से कंडीशन रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस एक तो होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर आप बात करें, एक होता है जैसे ग्रीस वगैरह में हुआ था, इकोनॉमी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, इकोनॉमी स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, वो गिरना शुरू कर चुकी है। एक तो रीजन ये है। पाकिस्तान के साथ रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस का है not able to get loans from the government, from the international organizations, not getting loans। ये जो है ये loans and aids। अब असलियत में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को ना तो लोन मिल रहे और ना ही एड मिल रही। अब क्योंकि पाकिस्तान को लोन और एड दोनों नहीं मिल रही हैं, इस वजह से इसका इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान के साथ खेल क्या हो रहा है और वो किस तरीके से कहां कैसे फंसा हुआ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि असलियत में इसका इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग नेग्लिजिबल है, समझे, और नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर आप देखेंगे तो दुनिया की मैक्सिमम कार कंपनीज की यूनिट्स इंडिया में लगी हुई हैं, मैक्सिमम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लगी हुई हैं, यहां पर मैक्सिमम बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, पता नहीं कौन कौन सी सब चीजें इंडिया में अपनी यूनिट्स लगा चुके हैं या प्रोजेक्ट है। सॉफ्टवेयर का आपकी हमारी कंट्री जो है वो हब है। इंडिया के कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटर लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी आप कहेंगे। लेकिन ये इंडिया का सिग्निफिकेंस है ना, कि इंडिया की एक स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये लोग कुछ फुटबॉल बनाने के अलावा, जो दुनिया में अच्छी अच्छी फुटबॉल दो चार दिखाई दे जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमी को रन नहीं कर सकता। इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री ज़बरदस्त है, दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयाँ आज भी वही प्रोवाइड करवाता है। अफ्रीका के अंदर जो सस्ती दवाइयों की वजह से एड्स कंट्रोल में आया वो इंडिया की ही देन है। और अफ्रीका के अंदर आज भी इंडिया की ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो इसी से तो काम आ रही है, समझे, वो इसी से काम आ रही है और इसी में वो हेल्प कर रही है, समझे। अब आप यहां पर देखिएगा, पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, जिस वजह से क्या है, होल इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन, होल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन कहां, एड्स, जो भीख वगैरह के पैसे मिल जाते हैं,
एंड लोन्स, एड और लोन के ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है व्हाट टू गिव ऑन द नेम ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस वजह से दुनिया इसको आके पूछती है और इसकी जरूरत के पैसे इसे प्रोवाइड अलग अलग फॉर्म में कर दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कारण तरीका देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले ब्रिटेन का दोस्त बना, फिर वो अमेरिका का दोस्त बना। जब अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर 1979 में अटैक करना था तो पाकिस्तान कहता है पैसे दो और पासेज ले लो। सिंपल सा उसूल था, पैसे दो पासेज लो, सीधी सी बात है। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को पाकिस्तान को मिलने लगे, रास्ता दे दिया, राहदारी दे दी। उसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और तालिबान के नाम पर बहुत सारे पैसे वसूलने शुरू किए। फिर दोबारा सेकेंड अफगान वॉर शुरू हुआ तो उसके अंदर भी मुशर्रफ ने न जाने कितने सारा पैसा और अल्टीमेट लेवल पर जो पैसा था वो सारा इकट्ठा किया, पाकिस्तान अमेरिका से लिया। उसमें भी पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप देखोगे 2010-2012 तक बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, फर्स्ट क्लास लेवल पर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी। एकदम से अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए, साथ में सऊदी अरेबिया वगैरह के देशों ने भी पाकिस्तान से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि यमन क्राइसिस से लेकर दूसरे क्राइसिस शुरू हुए और हालात खराब होने शुरू हो गए। वहां अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को फिर दोबारा एक फाइनेंसर की जरूरत थी जो इसे लोन और एड दे सके। तो पाकिस्तान हंसते हुए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक इंसान को कुछ नहीं आता लाइफ में, वो ना तो भाई एक इंसान है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद कुछ कर रहे होगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ाना होगा, समझे, या फिर मुझे कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना होगा। हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जिसे कुछ करना नहीं आता है, या फिर वो अपनी जरूरत के अनुसार नहीं कमा पाता है। और जो इंसान अपनी जरूरत के अनुसार नहीं कमा पाता, उसे कई बार रोटी अपने खाना चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए या तो भीख मांगनी पड़ेगी, या फिर उसे अपना शरीर बेचना पड़ेगा, यानी शरीर का धंधा करना पड़ेगा, जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। पाकिस्तान के साथ यही है। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी को इस लायक नहीं बनाया कि वो दुनिया को कुछ दे सके। इसलिए पाकिस्तान अपना जमीन, देश का शरीर, वो जमीन ही है, जमीन बेचता है, यानी एक तरीके से अपना शरीर बेचता है। हर बार उसे कोई ना कोई खरीदार चाहिए। जब तक अमेरिका उसका खरीदार था, उसको पैसे मिल रहे थे। अमेरिका ने उसके शरीर को खरीदना छोड़ दिया, प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं इसको, तो चाइना को अपना शरीर बेच दिया सीपेक के नाम पर। और दूसरा काम, वो एड के नाम पर भीख तो मांग ही रहा है। यहां पाकिस्तान शरीर बेचता है, अपनी जगह बेचता है, और ये जो जगह बेचता है वो सीपेक के नाम पर चाइना को जगह बेची, और चाइना ने $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। हालांकि जिस तरीके से ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ $17 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन चाइना ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। और यही रीजन है कि पाकिस्तान फिर दोबारा दोराहे पर आ गया। चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है और ग्वादर से लेकर बहुत सारे पोर्ट्स और रोड्स के ऊपर चाइना का कब्जा है। चाइना अपनी इस अचीवमेंट को छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को पिछले 60 साल तक फाइनेंस किया, उसकी बहुत डीप पकड़ है, गहरी पकड़ है पाकिस्तान में। और इतना और समझ लीजिए, अमेरिका और यूरोपियन जितने भी पाकिस्तान के करप्ट पर्सनैलिटीज हैं, वो सारी की सारी करप्ट पर्सनैलिटीज
चाइना नहीं जाती, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं और जाके जुड़ जाते हैं, बस जाते हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। और उनकी पकड़ अभी भी पाकिस्तान की राजनीति पर बहुत अच्छी है। यानी एक तरफ चाइना खड़ा हुआ है जो अपनी पैंठ बना चुका है पाकिस्तान के अंदर और वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, चाइना आज के दिन एक इकोनॉमिक पावर है। चाइना इकोनॉमिक पावर है और सबसे बड़ी बात, सी पैक के नाम पर इसने बहुत सारे ग्रुप्स से के अंदर अपनी पैंठ बना ली है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो तालिबान अफगानिस्तान यानी तालिबान से निकलने की तैयारी कर रहा है और तैयारी करके यहां पर अपने एयरफोर्स बेस लेने की बात कर रहा है। यहां पे अपने एयरफोर्स बेस चाहिए इसको। जब इसको यहां पर एयरफोर्स बेस चाहिए तो ये अब पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पुराना ग्राहक भी आ गया और नया ग्राहक जो है प्रेजेंट है वो भी है। अब किससे गलबहियां करे, समझे? तो यहां पर अमेरिका जो है वो कह रहा है हमें एयर बेसिस चाहिए, चाइना कह रहा है कि भैया अमेरिका को क्यों दे रहा है। इसकी नाराजगी में चाइना ने $6 बिलियन का जो लोन है वो देने से मना कर दिया। पाकिस्तान को तो एक डॉलर की जरूरत है। और एक पाकिस्तान के किसी थिंकर ने कहा था, बल्कि एक अटॉर्नी थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों का बस चले तो हर $1 पे अपनी मां को भी बेचते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान ने क्या किया है, यहां पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन में यहां एक तो वीक गवर्नमेंट है और सबसे बड़ी सिचुएशन है वीक आर्मी है। बात समझ में आ गई? सरकार भी वीक है और इस समय पर आर्मी भी कमजोर है। इंडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है कि कुछ कहने की हद नहीं। कश्मीर के नाम पर उनका क्रेडिबिलिटी लॉस हो चुका है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कश्मीर के नाम पर विश्वसनीयता खत्म है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, सरकार कमजोर है, सेना कमजोर है और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अब सरकार अमेरिका का साथ देती है तो चाइना नाराज, चाइना सरकार को उखाड़ने की फेंकने की कोशिश करेगा। और अगर अमेरिका चाहता है, अमेरिका को नाराज करती है तो चाइना सरकार को उखाड़ फेंकने की चाइना को खुश करते हैं और अमेरिका को नाराज करते हैं तो अमेरिका सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। सरकार कमजोर है, नतीजा क्या, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट दोबारा अमेरिका की तरफ जाए और चाइना जो है वो रेडिकल एलिमेंट्स हैं इन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दे। अब अगर इन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड किए तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आर्मी उन रिबेल ग्रुप से लड़ेगी तो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होगी। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में आधा अफगानिस्तान यूएसएसआर के साथ था और आधा अफगानिस्तान अमेरिका के साथ था। ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ये जो सिविल वॉर है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से provide the situations to फिशिंग करने का मौका पाया जाएगा टू सुपर पावर्स, यानी अमेरिका और चाइना यहां इंटरफियर करना शुरू करेंगे। नतीजा क्या होगा, पाकिस्तान ना तो चाइना को हैंडल कर पाएगा ना अमेरिका को हैंडल कर पा रहा, दोनों के बीच में फंस के रह जाएगा। और जहां जहां ये दोनों पावर्स रहेंगी, वियतनाम में, कोरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, मिडल ईस्ट में, यहां पर सुपर पावर्स थी। तो वो जो लड़ाई की थी वो असलियत में सुपर पावर्स ने की थी।
और सुपर पावर्स अगर यहां मौजूद हैं तो ये किसी भी दूसरे को स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगी और वो कंट्री जो है वो या तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा या फिर डिस्टेबलाइज होने के बाद उसके डिवीजन होते हुए ही नजर आएंगे। और यहां पर ये सिचुएशंस मुझे बनती हुई नजर आ रही है और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस करके भी मुझे काफी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज नहीं, अगले 10 साल के अंदर आपको ये सारी सिचुएशंस उठापटक की फॉर्म में होती हुई नजर आएंगी। बाकी देखते हैं आगे कहां तक पहुंचते हैं, हालात किस तरीके से बदलेंगे। उम्मीद करते हैं वहां पर भी सब ठीक हो, लेकिन वो ठीक तब होगा जब वहां की कॉमन मासेस जो हैं, मिडिल क्लास खासकर जो है वो प्रोग्रेस करे या आगे बढ़े। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये जो मिडिल क्लास है ये वहां पर ना के बराबर है या बहुत छोटा और कमजोर है। इंडिया की तरह मिडिल क्लास बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और यही एक रीजन है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है और गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हैं, सिचुएशंस को हैंडल करने की ताकत नहीं रखती और यही रीजन है डूबता हुआ सा नजर आ रहा है। बाकी देखो, बैटल ग्राउंड तो बनता हुआ नजर आ रहा है और कुछ टाइम के अंदर आपको ऐसी सिचुएशंस यहां पर बनती हुई नजर भी आएंगी। बाकी आगे जैसे भी हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।